तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमने चालू किया है एनसीईआरटी का सीरीज। दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रॉपर ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जिसको पढ़ने के बाद आपकी 100% साइंस में फुल मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी का 6 क्लास का भी बुक। हमने सोचा है हमारा टारगेट है 6 to 10th दोस्तों कवर करने का, और वो भी बहुत प्रॉपर वे में, बहुत बारीकी से, एक भी लाइन हम मिस नहीं करेंगे। दोस्तों आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें से 200% मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस आते हैं। सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं दोस्तों। मैं सिलेक्टेड हूं रेलवे में, और मैंने कैसे पढ़ाई की थी मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाई है आज तक ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया है हिंदी मीडियम में दोस्तों। और आपको एकदम प्रॉपर वे में समझाने वाला हूँ लाइन बाय लाइन कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसका चैप्टर नंबर 3 उचित आहार और स्वस्थ शरीर का आधार, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने 1 और 2 चैप्टर दोनों पढ़ा दिया है। आप जाकर पिछली वीडियोस इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा ताकि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मेदू और मिष्टी। ठीक है, ये दोनों, एक लड़का है एक लड़की है, प्रतिदिन विद्यालय को नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। जो यहाँ पे आज का विचार दोस्तों आपके भी स्कूल कॉलेज में आज का विचार लिखा होता है। जब मैं दोस्तों पढ़ता था तो मेरे स्कूल में तो लिखा होता था आज का विचार। अनेन जतातनी जीवन थी। ठीक है, पढ़कर उन्हें उत्सुकता हुई। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। दोस्तों हम सभी के लिए आहार बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आहार नहीं होने से हमारा जीवन संभव नहीं है। यही इस चैप्टर का इसलिए नाम भी दिया है आहार के आधार पे। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसमें चीज़ें आपको कहानी की तरह समझाई गई है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो को दोस्तों बहुत लोग स्किप करते हैं, और जिनको लगता है कि वीडियो स्किप करके और नौकरी पाया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे 3.1 में देखेंगे आप लिखा है कि हम क्या खाते हैं, और यहाँ पे एक क्रियाकलाप भी दे दिया है। ठीक है, क्रियाकलाप की मदद से दोस्तों चीज़ों को समझना काफ़ी आसान होता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध करें। दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मतलब कुछ भोजन नहीं खाते हैं एक सप्ताह में। एक सप्ताह में दोस्तों हम लोग जितना भोजन खाते हैं वो बोल रहा है कि आप एक तालिका बना के उसमें उसकी सूची बनाइए एक हफ्ते का। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं तालिका बनाया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे करके यहाँ पे आपके खाद्य पदार्थों को नाम लिखना है। जैसे आपने सोमवार को क्या खाया, जैसे आपने दूध खाया होगा, दही खाई होगी। ठीक है, आपने मंगलवार को जैसे चावल खाया होगा। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे आहार लिखने हैं। जैसे बुधवार को आप हो सकता है अगर नॉनवेज हो तो चिकन भी खा सकते हैं, या फिर आपने मछली खाया होगा। आपने दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे जो है चीज़ों को मेंशन करना है। ठीक है, आप एक अपना लिस्ट बना लीजिएगा जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर आपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेषता बात ध्यान में आती है यह भी बताना है। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? यहाँ पे दोस्तों क्या आप रोज रोज एक ही खाना खाते हैं? दोस्तों मान के चलिए आपका चावल और दाल तो कॉमन हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या आप एक ही प्रकार की सब्जी रोज खाते हैं? शाम में आप रोटी भी तो खाते होंगे, वही यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढिए। दोस्तों किसी के दोस्त के घर पे कभी चिकन बना हुआ है, किसी के दोस्तों घर पे कभी मछली बना हुआ है, और दोस्तों आपके घर पे कभी सादा दाल भात चोखा भी बन सकता है। तो वही बोल रहा है कंपेयर करने के लिए कि आप में और उनमें क्या समानता क्या असमानता है। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं, आप अपने उसे नोटबुक में अंकित करें। आप ध्यान इस बात की ओर हो गया होगा कि आपके और आपके मित्र द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सभी राज्यों में आहार ऐसी विविधताएं पाई जाती है? बिल्कुल दोस्तों पाई जाती है। आप अलग अलग स्टेट में चले जाइएगा तो वहाँ का भोजन दोस्तों अलग अलग होता है। जैसे दोस्तों आप पश्चिम बंगाल में चले जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, माछ भात ज़्यादा खाने को मिलेगा। आप वहीं पे नॉर्थ इंडिया में जैसे राजस्थान हो गया या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, उधर जाइएगा तो आपको रोटी, आटे से बनी चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। और जितना आप साउथ में जाइएगा तो आपको डोसा मिलेगा, इडली मिलेगा। तो हर जगह दोस्तों अलग अलग राज्य की अपनी अलग अलग एक अलग खाना है, अलग कल्चर है। ठीक है, वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। अब आइए दोस्तों 3.11 में क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के आहार को यहाँ पे हम समझने का कोशिश करेंगे। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाए जाने वाली फसलों के प्रकार का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करके अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, और साथ ही अपने मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं। आइए देखते हैं दोस्तों तालिका 3.2। दोस्तों तालिका 3.2 में हमको क्या दिखाया गया है,
यहाँ पे भारत के विभिन्न राज्यों में कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ। दोस्तों बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्किप करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए देखिए कैसे। आप दोस्तों अगर आप सोच के चलिए कि लोगों को 6 क्लास से ही इतनी चीज़ें समझ आने लगती है कि मतलब वो आगे चल के अगर ये सब उनके दिमाग में रहे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे पंजाब यहाँ पे राज्य दिखाया गया है। पंजाब में आपको मक्का, गेहूँ, चना, दाल ये सब ज़्यादा आपको उगाई जाने वाली फसलें हैं। और खाई जाने वाली फसलें, जाहिर सी बात है दोस्तों, जब मक्का उगाया जा रहा है तो मक्के की रोटी खाएंगे, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। ठीक है। पेयजल क्या, पेय पदार्थ क्या है दोस्तों, जिसको हम लिक्विड रूप में लेते हैं अपने शरीर में, जैसे लस्सी हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, चाय हो गई। कर्नाटक में यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाया गया है चावल, रागी, उड़द, नारियल। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको खाने में क्या क्या मेन मिल रहा है, इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे, प्लाया, रसम, चावल। दोस्तों जाहिर सी बात है जो जहाँ पे चीज़ उगाई जाएगी वो ज़्यादा वहाँ पे प्रचलन में रहेगी और जिसको ज़्यादा यूज किया जाएगा खाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों पेय में क्या है, छाछ है, कॉफ़ी है और चाय है। दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कर्नाटक में कॉफ़ी काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे पेय पदार्थ में कॉफ़ी भी दिया है। ऐसे दोस्तों सभी जगह पिया जाता है, लेकिन मेन जो होगा ज़्यादातर आपको इसका प्रयोग मिलेगा वहाँ पे। मणिपुर में आप दोस्तों देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में चलेगा हम लोग, चावल, बांस, सोयाबीन। बहुत सारे दोस्तों सोचते हैं लोग कि बांस बांस तो एक पौधा है, घास है, उसको कैसे खाएंगे। तो दोस्तों मणिपुर में बांस को भी खाया जाता है। बांस की दोस्तों सब्जी भी बनती है, चटनी भी बनती है। आइए यहाँ पे देखिए, चावल, इरोम्बा, उत्ती, पीली मटर और हरे प्याज की तरी को बोलते हैं उत्ती। ठीक है। सिकजू, कांगासोई और बिना दूध की चाय। वहाँ पे दोस्तों बिना दूध की चाय पी जाती है, कहाँ पे, मणिपुर में। और आपको पता लगा के अन्य में लिखना है कि जैसे हम लोग का स्टेट जैसे बिहार हो गया, तो बिहार में कौन कौन सी जैसे खाई जाती है, क्या चीज़ पेय पदार्थ है। क्या हमारे देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, हमने विविधता यहाँ पे एकदम देख लिया। और ऐसा क्यों पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे विभिन्न भौगोलिक स्थिति दोस्तों अलग अलग है। ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति की वजह से ही सभी आहार पे या फिर विविधता पे बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, कहीं पे समानता पाया जाता है। ठीक है। तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वही कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको एक ऐसी सूची बनानी है जो हर स्टेट में लगभग खाया जाता है। जैसे चावल हो गया दोस्तों, चावल आप जाइएगा तो आपको लगभग स्टेट में मिल जाएगा। और यहाँ पे रोटी रोटी भी आपको दोस्तों हर लगभग स्टेट में मिल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर स्टेट में नहीं मिलेंगी। जैसे दोस्तों आपका नारियल का चटनी हो गया, डोसा हो गया, इडली हो गया, सांभर हो गया, रसम हो गया, ये सब कुछ कुछ मतलब जगहों पे ही मिलेगी। जैसे हम लोग का बिहार का फेमस दोस्तों आपको पता होगा लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा आप दोस्तों बहुत सारे स्टेट में जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे स्टेट में मिलेगा। जैसे बिहार से सटे राज्यों में आपको मिलेगा देखने को। ठीक है। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाली फसलों के मध्य संबंध पाते हैं। आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत की भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। अच्छा से हम सभी को पता है, जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों की मृदा के प्रकार, जलवायु परिस्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। जैसा दोस्तों हमने बताया कि भौगोलिक स्थिति के कारण यह सब होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्र में आहारीय प्रवृत्ति, उस विशेष क्षेत्र में जानी जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। इतना समझ में आया दोस्तों हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थितियों के चलते अलग अलग आहार होते हैं, आहारों में भी विविधता पाई जाती है, अनेक राज्यों में समानताएं पाई जाती है। कौन कौन से हम लोग आहार लेते हैं, कहाँ पे कौन सा आहार लिया जाता है। ठीक है। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई, यह भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न हैं। हमारे भोजन और विकल्प के और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है? जी हाँ दोस्तों, मुझे तो लगता है कि समय के साथ साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ और भोजन के प्रकार भी दोस्तों चेंज हुए हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों एक क्रियाकलाप करते हैं और इससे पारस्परिक चर्चा करते हैं आपस में। अपने वयोवृद्ध जनों से, यानी जो आपसे बड़े हैं, उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में एकत्रित करें जानकारी और प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं, जो दोस्तों आपके दादाजी हुए, नाना जी हुए, काका जी हुए, उन लोग से थोड़ा सा डिस्कस करने को बोल रहा है। किस प्रकार का खाना आप अभी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हो गई है? ये सब दोस्तों आपको सवाल करने हैं अपने वयोवृद्ध लोगों से। खान पान की संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं, ये सब भी सवाल आपको पूछना है। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों से साक्षात्कार लें, इंटरव्यू टाइप।
जैसे दोस्तों आपने पहले देखा होगा कि चूल्हे पे खाना बनता था, अभी क्या है दोस्तों, हर घर में आपको गैस देखने को मिलेगा। गैस ही क्या दोस्तों, अब आप हर घर में आपको इंडक्शन देखने को मिलेगा जो बिजली से चलता है। यहाँ पे आपको पहले सिलवट्टा देखने को मिलेगा, अब आपको यहाँ पे इसका अपडेट होकर क्या हो गया है, मिक्सर देखने को मिल रहा है। तो यही है दोस्तों समय के साथ पद्धतियों में परिवर्तन, कैसे चीज़ें बदली हैं, क्या क्या बदली हैं, यही आपको पता लगाने के लिए बोला गया था। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों में ज्ञात हुआ भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो गई है। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। पहले समय में पत्थर से के सिलवट्टे का उपयोग करते थे, हाथों से पीसने में कार्य किया जाता था, लेकिन इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक मिक्सर का ग्राइंडर, जिसको मिक्सर ग्राइंडर भी कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। भोजन पकाने और पीसने एवं अन्य विधियों का पता लगाइए, समय के साथ साथ पद्धतियों में परिवर्तन क्यों हुए हैं। इन परिवर्तनों के मुख्य कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है। भोजन के संगठक क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं। मेदू और मिष्टी जो हमको शुरू में मिले थे, अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है, थीम है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। ऐसा क्यों बोला गया है, आगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको फिगर दिखाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे आपको बच्चे और टीचर्स दिखाए गए हैं। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। स्टॉल दोस्तों, ये सभी आपको स्टॉल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं सभी इसी की बात कर रहा है। आइए जानते हैं डॉक्टर पुसिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि आपने कभी फास्टिंग की है या नहीं, और की है तो आपको कैसा फील होता है। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। आइए इसका दोस्तों, जिसको कमेंट बॉक्स में जिन्होंने बताया उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्हें नहीं बताया यहाँ पे सीख लीजिए। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा की प्राथमिक स्रोत है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, अगर पूछ दिया कि हमारे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ मेंशन है। यही दोस्तों अगर क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ दे, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो लोगों को लगता है अरे क्या पूछ दिया, कहाँ से पूछ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू, शकरकंद तथा उनके फल जैसे केला, अनानास, आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट के सोर्स दिखाए गए हैं, इनको आपको एक लिस्ट बना लेना है और अपने कॉपी नोटबुक में लिख लेना है। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? जो शुद्ध हम चीनी खाते हैं दुकान से खरीद के, वो भी एक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट ही है। अपने विचार में सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? इसका भी जवाब दोस्तों आपको मिलेगा। लड्डू की सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी और गोंद, उन अनेक प्रकार के मेवे, घी और विभिन्न प्रकार के तले, एक लड्डू अन्य प्रकार के प्रमुख घटकों के समूह में रखा जाता है, जिसे वसा कहते हैं। दोस्तों जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही दोस्तों वसा भी हमारे शरीर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वसा के सोर्स दोस्तों आपको देखने को मिलेगा नीचे में। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे मान के चलिए क्वेश्चन कभी पूछ दिया कि वसा के जो सोर्स होते हैं वो पादप आधारित होते हैं या फिर आपका जंतु आधारित होते हैं, तो आप क्या आंसर करिएगा कि दोनों आधारित होते हैं, पादप और जंतु दोनों आधारित होते हैं। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे, कद्दू, सूरजमुखी और सरसों में क्या है, वसा के अच्छे स्रोत हैं। यहाँ पे आपको कुछ वसा के स्रोत दिए गए हैं, इनको भी आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा को संग्रहित एक स्रोत है। दोस्तों अगर पूछ दे कि हमारे शरीर में जो है ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो वसा के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक और लाइन आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे शरीर में वसा ऊर्जा एक संग्रहित स्रोत है। दोस्तों बहुत सारे जैसे विटामिन हुआ या फिर कोई और मिनरल हुआ हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता है, लेकिन जैसे वसा है तो वसा ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर में संग्रहित यानी स्टोर होके रहता है, ठीक है। उसको आपको ध्यान से रखना है। आइए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट जान लेते हैं। ध्रुवीय भालू दोस्तों आपने नाम सुना होगा, पोलर बियर का, ठीक है, कि त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों तक लंबी सर्दी नींद की अवधि के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। दोस्तों ये जो पोलर बियर है, इसका चमड़ा जो है मोटा होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित होता है, जो इसको अगर कभी भोजन ना मिले, सर्दियों के दिन में जैसे आपको पता है बहुत कम भोजन हो जाएगा,
वो भी ध्रुवीय क्षेत्र में, तो वो अपने आप को काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है बिना खाए। और वसा जो है उसको गर्मी भी प्रदान करता है, जो उसको मदद करता है सर्वाइव करने में पोलर पे, यानी पोलर बियर, इसीलिए उसका नाम भी है ध्रुवीय भालू। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद और दाल प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दोस्तों प्रोटीन आजकल बहुत फेमस चल रहा है। कोई कोई देखिएगा प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर भी यूज करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन के सोर्स आपको कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे देख के अपने जो है इंटेक को पूरा कर सकते हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशी बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोगों को प्रोटीन पौधे के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दाल, फलियां, मटर और मेवे हैं। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ में हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं, इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको पूछ दिया जाए प्रोटीन का काम क्या है, तो आपको क्या बताना है, शरीर की वृद्धि। उसका काम है शरीर की वृद्धि और मरम्मत में काम करना, इसलिए इसे क्या कहा जाए है, शरीर वर्धक भोजन। प्रोटीन को काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे शरीर के लिए है। यहाँ पे आपको पादप स्रोत जो है प्रोटीन के वो दिखाया गया है, इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जो जंतु स्रोत है यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली, मुर्गे का मांस। दोस्तों जो लोग वेजिटेरियन है वो इसका लेंगे, और जो लोग नॉनवेज हैं वो दोनों लेते हैं, ठीक है, जिससे उनका प्रोटीन का सोर्स पूरा होता है। बढ़ते बच्चों को उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ अपने दैनिक आहार का भाग है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मशरूम का आपने दोस्तों नाम सुना होगा। यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाया गया है। क्या आपने कभी छत्रक जिसे बोलते हैं, जिसको आप मशरूम बोलते हैं, ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों प्रोटीन के सोर्स में हम बात करें तो मशरूम को हमें भूलना नहीं है। मशरूम हुआ, चना हुआ, ये सब दोस्तों अच्छे प्रोटीन के स्रोत हैं। आपको क्या लगता है कि हम अपने दैनिक आहार में फल, साग, भाजी, पादप आधारित पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। अध्ययन 1 में देखते हैं हम, पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर समूह मसूड़ों में रक्त का स्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 में लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड, जिनका नाम था, ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना, उनमें सूजन स्कर्वी रोग के लक्षण है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है स्कर्वी रोग कैसे होता है, तो ये विटामिन आपको सी की कमी से होता है, ठीक है। तो ये विटामिन सी का सोर्स हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे नींबू और संतरा, इसीलिए यहाँ पे इसके अध्ययन 1 को हमको पढ़ाया गया है। आइए आगे देखते हैं, वही चीज़ बताएगा आपको। अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरों में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर कम करने में सहायता करते हैं। जो दोस्तों एक और अध्ययन देखते हैं, इसमें आपको किस मिनरल की आवश्यकता है या फिर किस चीज़ की ज़रूरत है वो बताया गया है। 1960 के दशक में एक भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदान के इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसका गर्दन लटका हुआ है, यही चीज़ आपको दिखाने का कोशिश कर रहा है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक कहा गया। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा और आयोडीन की कमी के कारण थे, जिनके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। गर्दन के अगले भाग में घेंघा नामक रोग हो गया। दोस्तों अगर आपको पूछे कि घेंघा की कमी थी, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग। अगर आपको घेंघा रोग हुआ है तो आप में किस चीज़ की कमी है? प्रोटीन की। और यही अध्ययन 2 से दोस्तों हमको क्या पता चला कि अगर किसी को घेंघा रोग है तो उसमें आयोडीन की कमी है। अध्ययन 2 से क्या निष्कर्ष निकला, आइए देखते हैं। आपने समाचार पत्रों और विज्ञान द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा अपने नमक के पैकेट पे भी आयोडीन युक्त नमक लिखा होगा या पढ़ा होगा। इसका अर्थ है वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन लवण मिलाए जाते हैं मैनुअली रूप से। दोस्तों आयोडीन जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुआ, इसी प्रकार आयोडीन भी दोस्तों हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक आदमी दिखाया गया है नमक की खेती करते हुए। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति का एक समूह पारंपरिक प्रथा है। दोस्तों ये भी देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही बन जाता है कि जो जनजाति जिसका नाम है क्या, अगरिया। अगरिया जनजाति दोस्तों किस लिए जानी जाती है, तो नमक की खेती के लिए। ये कच्छ जो है गुजरात में, उसके छोटे रण अथवा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं।
दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि अगरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, गुजरात में पाई जाती है। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से बचने एवं अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक आप जानकारी कैसे प्रदान करेंगे, आइए एक सर्वेक्षण करते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोत और अन्य कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और विटामिन और खनिज के अन्य स्रोतों का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले लक्षणों को भी समझिए। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है। दोस्तों अगर आपके पास वैसे टीचर हैं तो उनको लेकर जाइएगा और जो जो इसमें बोला गया है क्रियाकलाप में आप एक बार खुद से प्रैक्टिकल करिएगा। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सह संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। देखे गए लक्षणों को संभावित कारण सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में भी सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। आइए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एक तालिका दिखाते हैं और इस तालिका का दोस्तों इंपॉर्टेंस बहुत है, इससे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको पूछ दिया जाए कि विटामिन ए जो है उसका काम क्या है, ठीक है, विटामिन ए का हमारे शरीर में क्या काम है, कोई पूछ सकता है, फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो दोस्तों विटामिन ए का क्या काम है, आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखना। अगर आपके दोस्तों शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो आपको थोड़ा कम दिखाई देने लगेगा, आपकी त्वचा थोड़ी झुर्री जैसी हो जाएगी। और इसके स्रोत क्या है, विटामिन ए को आपको अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए स्रोत क्या है, तो आप पपीता खाइए, गाजर खाइए, आम खाइए, दूध खाइए, ठीक है। इससे दोस्तों हमने पहले ही बता दिया आपको, दृष्टि का ह्रास यानी कि आपको दिखाई देना कम हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है, आपको कैसे पता चलेगा हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो दुर्बल दृष्टि यानी कमजोर दिखेगा, अंधेरे या रात में दिखाई ही नहीं देगा, रतौंधी जिसे बोलते हैं, जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होता है, रतौंधी। कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई भी बंद हो जाता है। आइए दोस्तों विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे सूजन हो जाएगा, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी विटामिन B1 की कमी से हो जाएगा। इसके दोस्तों मेन काम क्या है, हृदय को स्वस्थ रखना और शरीर को कभी विभिन्न कार्यों की करने में सहायता करना। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि विटामिन B1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, जो दोस्तों हमारा धड़कन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B1 को प्राप्त करने के लिए आपको किस किस मतलब चीज़ का भोजन करना चाहिए, क्या क्या अपने खाने में ऐड करना चाहिए, फलियाँ, मेवे, संपूर्ण अनाज। संपूर्ण अनाज कहने का मतलब दोस्तों ये है आपको रॉ बीज, दूध से बने पदार्थ, ये सब आपको B1 को कमी को पूरा करने के लिए खाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एक बात, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि विटामिन B1 की कमी से आपको कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी। ये दोस्तों आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। आइए सेम उसी प्रकार विटामिन सी को देख लेते हैं। इसका काम क्या है, तो शरीर को रोगों से बचाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको विटामिन है आपके शरीर के लिए। इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या खाना है, आंवला, अमरूद, हरी सब्जी, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। इसके लक्षण क्या है दोस्तों, मसूड़ों से खून आना, निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। जैसे दोस्तों आपको कभी चोट लग जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो समझिए आपके विटामिन सी की कमी है बॉडी में। उसको आपको लेने के लिए क्या करना है, आंवला का सेवन करना है, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, ये सब चीज़ों का सेवन करना है। विटामिन डी को दोस्तों देख लेते हैं। इसका काम क्या है, जो अस्थि यानी हड्डी, दांतों और स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। दोस्तों विटामिन डी एक महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका दोस्तों सोर्स क्या है, ये देख लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, अंडा इत्यादि। इसके विटामिन डी की कमी से अगर आपको पूछ दे कि कोई कौन सा रोग होता है, रिकेटस, आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके आपको लक्षण दोस्तों कैसे पता चलेंगे, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप सूर्य का प्रकाश लीजिए, दूध, दही, मक्खन, ये सब लीजिए। आइए दोस्तों अब कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम दोस्तों हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। इसके सोर्स क्या है, दूध, सोया, दही, चीनी, चीनी नहीं सॉरी दोस्तों, चीज, पनीर। अस्थि और दंत क्षय इससे होता है, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो अस्थि और दंत क्षय यानी हड्डी और जो है आपका दांत टूटेगा जल्दी जल्दी। दुर्बल अस्थियाँ हो जाती है, दंत क्षय हो जाते हैं, इसके लक्षण है। आयोडीन की कमी से दोस्तों क्या होता है, घेंघा रोग, जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक है विटामिन। अगर ये हम आयोडीन की बात करें दोस्तों, ये क्या करता है, तो शरीर में मानसिक क्रियाओं में सहायक करता है। दोस्तों आपने कभी आगे पढ़ने को मिलेगा, एक दोस्तों न्यूरॉन होता है जिसमें भी आयोडीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, वो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा आगे के चैप्टर्स में। गर्दन के अग्रभाग में सूजन हो जाएगा, जैसा कि आपने फोटो में देखा पहले ही
कि आप में अगर शरीर में विटामिन आयोडीन की कमी है तो आप में कैसा लक्षण दिखाई देगा। आइए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण और चीज़ है आयरन। आयरन किस लिए जो दोस्तों ज़रूरी है, तो रक्त का महत्वपूर्ण घटक है, मेन घटक है ये आयरन। इसको आपको प्राप्त करना है आयरन को, तो क्या करना होगा, हरे पत्तेदार साग खाना है, चुकंदर अनार खाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको लेनी है। इसमें दोस्तों क्या हो जाती है, खून की कमी, जिसको एनीमिया या रक्त अल्पता भी कहते हैं। दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आयरन की कमी से एनीमिया किससे होता है, तो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। दुर्बलता एवं सांस लेने में कठिनाई होगी। अगर आप में के शरीर में आयरन की कमी है तो आपको दुर्बलता महसूस होगा एवं सांस लेने में कठिनाई भी महसूस होगा, ठीक है। चित्र 3.5 से आप यह सीखे कि विटामिन ए, बी, सी, डी और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के दो समूह जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हम दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और पार्ट 1 में हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमें और क्या क्या सुधार करने चाहिए। और दोस्तों देखिए, पढ़ाने को बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा आपको पढ़ाने वाला कोई भी आज तक यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो लाइन बाई लाइन आपको चीज़ों को समझाएगा, बताएगा। और दोस्तों जो सीरियस स्टूडेंट है वही हमसे जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों वैसे हम कॉमेडी यहाँ पे करने आए नहीं, हमको पढ़ाई देना है जिससे कि आप जल्दी सक्सेस हो सकें। तब तक के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है।